हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंगला सुबह कमरे से उठकर हॉल की तरफ जा रही होती है। तभी मंदिर से जाते हुए उसकी नजर वहाँ पूजा कर रही अपनी बहू जागृति पर पड़ती है और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर जागृति उसे प्रसाद देकर उसका आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुकती है, लेकिन तभी मंगला की नजर जागृति के सर पर जाती है, जिसमें उसे जुए चलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो मुंह बनाने लगती है और झुकी हुई जागृति को बोलती है, माँ जी, आशीर्वाद लेने के लिए मुझे कब तक झुके रहना पड़ेगा? आप अपना हाथ मेरे सर पर क्यों नहीं रख रही? अरे बहू, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, तू खड़ी हो जा। ना माँ जी ना, जब तक आप मेरे सिर पर अपना हाथ नहीं रख देती मैं आशीर्वाद कैसे मान लूं? मैं तो ऐसे ही झुकी रहूंगी। जागृति के इतना कहने पर मंगला उसे आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उसके सर पर रखती है। तभी उसके सर की 4-5 जुएं उसके हाथ में चिपक जाती है। तभी वो अपना हाथ झटकते हुए उन जुओं को हटाने लगती है। उसे यूं हाथ झटकाता देखकर जागृति कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे हाथ क्यों झटक रही हो? कुछ हुआ है क्या? अरे ना ना बहू, वो तो मेरा हाथ सुन्न पड़ गया था, इसलिए झटके मारकर उसे जगा रही थी। हैरानी हुई ना दोस्तों, बहू के सर में जुओं का भंडार देखकर भी सास ने उसे ताने की जगह आशीर्वाद कैसे दे दिया। क्या मंगला बाकी सासों की तरह खड़ूस नहीं थी? इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि वो जागृति की जुओं को बस इसलिए बर्दाश्त करती थी क्योंकि उसके सर में जुए होने के अलावा उसकी बहू में कोई बुरी बात नहीं थी। वो इतनी संस्कारी थी कि अपनी सास को किसी बात के लिए कभी कुछ नहीं कहती। उसके संस्कार और अच्छे स्वभाव के कारण वो उसके सर की जुओं को नजरअंदाज करती थी। एक दिन जागृति किचन में सब्जियां काट रही होती है। तभी उसका पति नीरज किचन में पानी पीने आता है तो देखता है कि सब्जियों में रखी गोभी में कुछ काला काला सा रेंग रहा है। पास आकर देखता है तो वो जू निकलती है। तभी वो जागृति से कहता है, जागृति, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे सर में इतनी सारी जिंदा जुएं जागती फिर रही हैं, तो खाना बनाते समय पल्लू क्यों नहीं रख लेती सर पर? ठीक है, लेकिन अगर पल्लू के चक्कर में नमक मिर्ची ज्यादा हो गया ना तो मुझे मत कहना। दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी मंगला वहाँ आकर कहती है, अरे तू किचन में क्या कर रहा है? आज बहू की जगह तू खाना बनाने वाला है क्या? ना ना माँ जी, मेरे होते हुए इन्हें खाना कैसे बनाने दे सकती हूँ? जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे अपना खाना खुद ही बना लेना चाहिए। अरे माँ, इसके सर के कीड़े फूल गोभी में रेंगते देखकर मैं इन्हें गोभी के कीड़े समझ रहा था, लेकिन फिर मैंने दिमाग पर जोर डाला तो ध्यान आया गोभी के कीड़े काले नहीं होते। हाय हाय, मतलब तुझे बहू की जुएं दिखाई देती है, लेकिन अपने पति को किचन में खाना ना बनाने देने वाले संस्कार नहीं नजर आते नालायक? माँ, अभी जुओं का संस्कार से क्या लेना देना? खाने में इसके साफ सुथरे संस्कार नहीं बल्कि इसके जुओं वाली गोभी मिलेगी, वो भी तली हुई। अजी, मैंने कौन सा इन जुओं को शौक से पाला हुआ है? मैं तो रोज कंघी करती हूँ। अब ये नहीं जाती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे इतना है तो अपने नागिन जैसे बालों को कटवा क्यों नहीं लेती तुम? कैसी बातें करते हैं आप? पगला वगला गए हैं क्या? अरे बाल एक औरत की सुंदरता होती है, उसका गहना होते हैं। भला मैं अपने बाल क्यों कटवाऊं? और अगर कटवा भी लिए तो फिर सारे मोहल्ले वाले सासू माँ को परकटी बहू की सास कहेंगे। ना 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 ना, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाय दैया, देख नालायक, देख, इतनी संस्कारी बहू देखी है कहीं? वाह वाह, क्या संस्कार हैं। अरे ऐसे संस्कार होने से अच्छा तो तुम बदतमीज ही रहती। बताओ, सर में जुओं को शरण दोगी, अपनी जुएं इधर उधर बिखेरती फिरोगी, लेकिन बाल नहीं कटवाओगी। क्या संस्कार हैं भाई। इतना कहकर वो किचन से चला जाता है। समय बीतता है। अपनी सास को अपने सर की जुओं से कोई प्रॉब्लम ना करता देखकर वो अपने बालों की साफ सफाई पर अब कम ध्यान देने लगती है और हर समय सर खुजाने लगती है। एक सुबह दूध लेने के लिए जागृति पतीला लिए दरवाजे पर दूध वाले के पास जाती है और अपने बाल झटकती हुई खुजाने लगती है, जिससे 8-10 जुएं पतीले में आ गिरती है। जैसे ही दूध वाला बंसी पतीले में दूध डाल कर देता है,
सारी जुएं उसमें तैरने लगती है, जिसे देखकर जागृति कहती है, अरे बंसी भैया, सब तो दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, लेकिन तुमने दूध में चाय पत्ती मिलाकर बेचना कब से शुरू कर दिया? अरे भाभी जी काहे मजाक करती हो? अरे हमको कोनो ज्ञानी कुत्ते ने नहीं काटा है ना, जो ऐसा कारनामा करेंगे। तभी वहाँ से गुजर रही उसकी पड़ोसन कमली दूध वाले से जागृति को बातें करता देख लेती है और वहाँ से चली आती है और दूध में तैरती जुओं और जागृति को सर खुजाते देखकर कमली कहती है, अरे मंगला की बहू, ये बंसी क्या मिलाएगा? तूने इसके दिए दूध में अपने सर के कीड़े घोले होंगे। हाय हाय, कितनी बड़ी और मोटी जुएं हैं। अयो दादा, अरे भाभी जी दूर कीजिए अपना ये जुए वाला पतीला, कहीं हमारी कटरीना का दिया सारा दूध बर्बाद ना हो जाए। बाप रे बाप, इतनी जुए तो गांव के लोगन के खोपड़ी में भी ना होते। हाय दैया, बताओ, मंगला अपनी बहू के संस्कारों के गुण पूरे मोहल्ले में गाती फिरती है, लेकिन उसके सर में जुए होने की बुराई कभी नहीं बताती। ओ बंसी भैया, चलिए मेरे घर में भी दूध देना है। हाँ हाँ, इससे पहले कि इनकी और जुएं हमारे दूध के बर्तन में चिपटे, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। तभी बंसी और कमली वहाँ से चले जाते हैं और उसकी कही बातों से गुस्से में आकर जागृति उस पतीले के दूध को सड़क पर फेंक कर अंदर चली आती है। एक दिन मंगला की दूर की भाभी सरोज उसके घर आती है। तभी जागृति उसके लिए चाय नाश्ता लिए वहाँ आती है और उसके पैर छूने के लिए जैसे ही झुकती है तो जुएं उसके पैर पर गिर जाती है, जिसे देखकर सरोज कहती है, हाय दैया जुए, हाय हाय मंगला, ये जुओं वाली बहू कौन गांव से पकड़ लाई? हाय भाभी, तुम्हें इसकी जुएं दिखाई दे रही है, पर इसके संस्कार नहीं देखे। अरे कैसे पैर छूकर प्रणाम किया है इसने तुम्हें। इसकी जगह कोई दूसरी होती तो पैर छूना तो दूर, नमस्ते बोलकर भी नहीं जाती। हाँ हाँ, संस्कार अपनी जगह है, लेकिन जीजी सर में जुए होना कोई अच्छी बात तो नहीं। ओहो जीजी, इतनी दूर से आई हो, पहले चाय पी लो, फिर जो मर्जी बोल लेना। सरोज चाय का कप प्लेट से उठाती है तो प्लेट में भी उसी जुएं रेंगती मिलती है। तभी वो सर खुजाती जागृति की तरफ देखती है और मुंह बनाते हुए कहती है, हाय राम, कैसे सर खुजा रही है बहू। माफ कीजिए मामी सासू जी, अब से मैं ऐसे नहीं खुजाऊंगी, सर पर पल्लू रखकर खुजा लूंगी, फिर ठीक रहेगा। हाय बताओ भाभी, तुम्हारे लिए सर पर पल्लू रखकर खुजा रही है मेरी बहू, और कितनी संस्कारी चाहिए। हाय कितनी संस्कारी है मेरी बहू। संस्कारी नहीं, बीमारी कहते हैं इसे, जो इसने अपने सर में पाल रखी है। अरे जीजी, अक्ल क्या घास चढ़ने गई है आपकी? देखो तो कैसे पागलों की तरह सर खुजा रही है। अरे कुछ करो इसकी जुओं का, नहीं तो तूने भी एक दिन इन्हीं जुओं का शिकार हो जाना है। इतना कहकर सरोज वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक दिन ज्यादा काम करने के कारण जागृति अपने कमरे में जाने की जगह थककर मंगला के कमरे में ही सो जाती है। बस फिर क्या था, अगले दिन जिस तरह जागृति अपना सर खुजा रही थी, उसी तरह मंगला भी सर को खुजाते हुए मिलती है। वहीं नीरज भी बालों में हाथ घुसाए अपने कमरे से निकलता है और कहता है, ये क्या, आज क्या खुजली दिन है जो हम तीनों खुजाने बैठे हैं। हाय हाय, सही कह रही थी भाभी, लगता है बहू की जुएं मेरे सर में भी आ गई हैं। हाय राम, बहू तो कैसे इन्हें सर में पाले बैठी थी अब तक। क्या हुआ, अभी खुद के खुजली हुई तो समझ आया ना। अब नहीं कहोगी बेटा जू नहीं, संस्कार देख इसके संस्कार। हाय दैया, भाड़ में जाए ऐसे संस्कार। मैं क्या जानूं कि ये संस्कारी बहू जुओं की बीमारी को पूरे घर में फैला देगी। अरे बेटा, इसका कुछ तो इलाज करना ही होगा, और जहाँ तक मैं जानती हूँ इसका एक ही इलाज है। क्या माँ, कहीं आप हमारे बालों को आग तो नहीं लगाने वाली? जिसके बाद जुओं से छुटकारा पाने के लिए तीनों नाई की दुकान पर जाकर अपने जुए वाले बालों का दान देते हैं। मतलब के तीनों टकले हो जाते हैं और उसी हालत में घर लौट कर आते हैं और सारा मोहल्ला उन्हें देखकर हंस रहा होता है। तभी पड़ोसन कमली कहती है, क्यों रे मंगला, दिखा लिए अपनी बहू के संस्कार। हाँ देख ले, सफा चट संस्कार, डायन कहीं की। बताओ, आपकी इस जुओं वाली संस्कारी बहू के चलते सारे मोहल्ले में घोर बेइज्जती हो रही है हमारी। ज्योतिका की मुलाकात वीरेंद्र से इंस्टाग्राम के जरिए होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। कुछ ही समय के बाद
दोनों अपने अपने घर वालों को शादी की बातचीत करने के लिए एक होटल में मिलवाने ले जाते हैं। दोनों के घर वालों को ज्योतिका और वीरेन एक दूसरे के लिए पसंद आ जाते हैं। तभी वीरेन की माँ अंजना ज्योतिका की माँ शिल्पा से बोलती है, शादी तो बड़े धूमधाम से होगी इनकी। आखिर मेरा इकलौता बेटा जो है वीरेन। जी हमारी भी एक ही बेटी है। शहर का सबसे बढ़िया बैंकेट हॉल बुक करेंगे हम तो। पर आप तो जानती ही हैं कि 10 बजे के बाद नाच गाना नहीं हो सकता। शहर के डीएम का ऑर्डर है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। कुछ ही दिनों में उनके घर वाले उनकी सगाई करवा देते हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। शादी वाले दिन भी आलीशान तरीके से मैरिज हॉल को सजाया जाता है। सभी मेहमान और दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुश होते हैं कि अचानक उनकी शादी में वहाँ के शहर का डीएम पुलिस वालों के साथ आकर उन दोनों की शादी को रुकवा देता है और वहाँ के पुजारी को थप्पड़ मारते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। तभी डीएम से वीरेन की माँ अंजना बोलती है, आप शादी कैसे रुकवा सकते हैं? हमारे पास परमिशन लेटर है। 10 बजे के बाद कोई परमिशन लेटर काम नहीं करेगा। आपको नहीं पता 10 बजे के बाद शहर में गाना बजाना मना है। अरे अब ये भी कोई बात हुई? शादी में नाच गाना भी ना हो, हम क्या किसी के मैयत में आए हैं? ज्यादा बोलिए मत और अभी के अभी ये हॉल खाली कर दीजिए, वरना तुम सबको जेल में डाल दूंगा। आपको जो करना है कर लो। शादी है तो गाना बजाना तो होगा ही होगा। ज्योतिका और वीरेन को और बाकी सभी मेहमानों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। साथ ही डीएम की बदसलूकी का वीडियो जो कि शिल्पा ने छुपकर रिकॉर्ड किया होता है, वो उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। धीरे धीरे वो वीडियो हर सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो जाता है और डीएम को ऐसे बदसलूकी के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और सभी मेहमानों को पुलिस स्टेशन से रिहा करवा दिया जाता है। जिसके बाद अगली सुबह ज्योतिका वीरेन को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो वीरेन, यार जो भी हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। सच में हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट खराब हो गया। खैर सब ठीक तो है ना? खाना खाया सबने? क्या खाना अच्छा लगेगा यार, शादी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। सब स्पॉइल्ड हो गया यार। देखो अब गुस्सा मत करो, जो होना था वो हो गया ना। और कहते हैं ना कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में ही मिल जाता है, तो उस डीएम को भी मिल गया। अब तुम प्लीज अपना और सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। समझ गया, ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ही महीनों के बाद दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज करके शादी के बंधन में बंध जाते हैं। ज्योतिका अपने ससुराल आती है और एक अच्छी बहू की तरह ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। तो वहीं सुहागरात की रात पर वीरेन ज्योतिका के लिए एक बड़े ही रोमांटिक तरीके से पूरे कमरे को डेकोरेट करता है। तो वहीं ज्योतिका भी एक बहुत ही हॉट सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। ऐसे में ज्योतिका को देखकर वीरेन उससे कहता है, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा जी, क्यों दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्या? हाँ नहीं हो रही थी, तभी तो तुम्हें कोर्ट मैरिज करके ले आया। हाँ मैं तो बड़े आराम से थी, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा जी, बताऊं तुम्हें अभी? क्या बताओगे? लव यू सो मच यार, अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा जी, देख लेना 4-5 महीने के लिए ना अपने मायके चली जाऊंगी अब मैं। इतना लंबा क्यों? माँ से ही तो मिलना है, सुबह जाना शाम को लौट कर आ जाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। मैं पक्का कह देती हूँ, जाऊंगी ना तो आऊंगी नहीं जल्दी से वापस। अच्छा, इतनी जल्दी है क्या तुम्हें मुझसे दूर जाने की? मेरा बाबू गुस्सा हो गया। अरे मैं कहीं नहीं जा रही। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्योतिका अपने मायके जाती है, जहां उसकी माँ शिल्पा को सीढ़ियों से गिरने की वजह से पैर में फ्रैक्चर आ जाता है और डॉक्टर उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं, जिसके कारण ज्योतिका को अपनी माँ की देखभाल करने के लिए वहीं पर रुकना पड़ता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और शिल्पा के पैर में आराम नहीं आता। तो वहीं वीरेन का अपनी और अपनी बीवी की इन दूरियों से बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो ज्योतिका को फोन करता है और उससे कहता है,
मिल गई ना तुम्हारे दिल को ठंडा कब? यही तो चाहती थी तुम। पागल वागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम ही बताओ क्या करूं? माँ को ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? अरे जाओ ना यार तुम। मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था शादी को लेकर, शादी करूंगा, हनीमून मनाऊंगा, लेकिन तुमने तो सारे किए पर पानी फेर दिया। अब गुस्सा थूक भी दो यार, जो हो गया सो हो गया, उसे मैं कैसे बदल सकती हूँ? दिमाग तो खराब करो मत मेरा तुम अब, नहीं तो फोन में से घुस के ना थप्पड़ मारूंगा तुम्हें अब। अब इसमें मेरी क्या गलती है? हर बात का बिल तुम मेरे नाम पर क्यों फाड़ रहे हो? अरे जो कुछ भी हुआ है मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी किया है। मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ आऊंगी और ये सब हो जाएगा। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। इसी तरह ज्योतिका अपने मायके में वीरेन को याद करती रहती है और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये गुड न्यूज अपने घर में सभी को देती है और वीरेन को भी फोन करके उसे बताते हुए बोलती है, हेलो वीरेन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम पापा बनने वाले हो। क्या? सच में? थैंक यू सो मच यार। बस अफसोस इस बात का कि तुम मेरे पास क्यों नहीं हो। अरे कोई बात नहीं, बेबी यहाँ हो या वहाँ है तो हमारा ही ना। ज्योतिका तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपना और बच्चे का प्रॉपरली ध्यान रखोगी। मैं इसमें कोई लापरवाही नहीं चाहता। हाँ बाबा, मैं कोई लापरवाही नहीं करूँगी। टाइम पे खाऊंगी, टाइम पे सोऊंगी, टाइम पे आराम करूँगी और अपना बहुत ध्यान रखूंगी। वैसे एक बात बताओ, हमारा बेबी बॉय होएगा या बेबी गर्ल? भगवान जो भी दे, मुझे तो सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। हाँ, बच्चे तो सब अच्छे ही होते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और ज्योतिका टाइम टू टाइम अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाने लगती है। और फिर एक दिन ज्योतिका की सास अंजना उसे फोन करके बोलती है, बहू मैं वीरेन को भेजूंगी कल तुझे लाने के लिए। हमारा रिवाज है, बहू का पहला बच्चा ससुराल में ही होता है। पर माँ जी, इस हालत में ऐसे आना जाना ठीक है क्या? दोनों सास बहू इस बात को लेकर बहस करने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन वीरेन ज्योतिका को लेने के लिए उसके मायके आ जाता है। ज्योतिका किसी तरह मान जाती है अपने ससुराल जाने के लिए और वापस लौटते वक्त वो दोनों बाइक से जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से ज्योतिका बाइक पर ठीक से बैठ नहीं पाती, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ता है और वो बाइक से नीचे गिर जाती है, साथ ही बेहोश भी हो जाती है। वीरेन किसी तरह उसे हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ अंजना आती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। काश कि मैंने अपनी बहू की बात मान ली होती। अगर उसकी बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। माँ, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान के आगे भला किसी की चलती है क्या? आप प्लीज रोना बंद कर दो। थोड़ी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वीरेन से बोलते हैं, वीरेन जी, हमें आपकी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और कुछ पैसे जमा करवा दीजिए काउंटर पर। हाँ चलिए डॉक्टर। वीरेन डॉक्टर के कहे अनुसार सब कुछ कर देता है। थोड़े ही समय में डॉक्टर ज्योतिका का ऑपरेशन करने लगते हैं, जिसके बाद ज्योतिका एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। तो वहीं वीरेन और जीविका जब उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लेते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस सब के बाद वो तीनों मिलकर बहुत सारी सावधानियां बरतते हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। मंजू एक बहुत ही समझदार और खुले मिजाज की लड़की थी। वो दिल्ली में अपने माता सौम्या और पिता राकेश के साथ रहा करती थी। मंजू को जीन्स पहनने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके पास इतनी ज्यादा जीन्स थी कि जब भी वो अपना कबर्ड खोलती तो उसकी सारी जीन्स बाहर गिर जाती। ऐसे ही समय के साथ उसकी कुछ जीन्स पुरानी हो जाती हैं। इसीलिए मंजू मार्केट से नई जीन्स लेने का सोचती है और अपनी माँ से बोलती है, मम्मी, मैं मार्केट जा रही हूँ। अरे क्यों जा रही है तू? मम्मी, वो जो मेरी पहले वाली जीन्स है ना यार, वो मुझे टाइट हो गई है, एक भी नहीं आ रही है, इसीलिए ना मैं मार्केट जा रही हूँ नई जीन्स लेने। पहले तो मुझे ये बता कि तू जा कहाँ रही है जीन्स लेने? मम्मी, वो फेमस मार्केट है ना जहाँ पर सस्ती सस्ती जीन्स मिलती है, वहीं पर जा रही हूँ लेने। हाय हाय, तू फिर से पहले की तरह कटी फटी जीन्स लेकर आएगी और वो 2 दिन नहीं चलेगी, तीसरे दिन चीथड़े उड़ जाते हैं उसके। तो क्या हो गया मम्मी,
कौन सा महंगी जीन्स लेकर आ रही हूँ? आपको तो पता ही है मैं जीन्स में कितनी कूल लगती हूँ। कुछ देर में मंजू मार्केट पहुंच जाती है और मंजू अलग अलग जगह से मार्केट में 50 रुपए वाली, तो कोई 100 रुपए वाली, तो कोई 150 वाली बहुत सारी सस्ती जीन्स खरीद लेती है और अपने घर ले आती है। ऐसे ही एक दिन मंजू को पार्टी में जाना होता है और वो अपनी न्यू जीन्स में से एक फटी हुई न्यू डिजाइन की जीन्स और क्रॉप टॉप पहनकर चली जाती है। मंजू बाहर जाते ही सभी लोग उसको घूरना शुरू कर देते हैं और बातें बनाते हैं, लेकिन मंजू सबको इग्नोर करके अपनी पार्टी में चली जाती है। पार्टी में मंजू बहुत बोर हो रही होती है कि तभी उसे इंदर नाम का एक गुड लुकिंग डैशिंग सा लड़का मिलता है, जिसके पास जाकर वो उससे बात करने लगती है। हाय हैंडसम। हेलो ब्यूटीफुल। वो क्या है ना कि मैं पार्टी में बोर हो रही हूँ, क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? या श्योर। तो चलो फिर। ऐसे ही दोनों बहुत देर तक डांस करते हैं और फिर थक कर कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी दोनों की बातचीत एक बार फिर से शुरू होती है। वैसे प्लीज डोंट माइंड, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? I mean, इतनी सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड तो जरूरी होगा। नहीं यार, आई हैव नो बॉयफ्रेंड। तो फिर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, क्योंकि तुम भी अकेली हो और मैं तो कब से ही अकेला हूँ। अच्छा जी, पहले इम्प्रेस तो करो, फिर देखते हैं बॉयफ्रेंड बनते हो या उल्लू। अच्छा ऐसा क्या? तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ, यही समझ लो। अगले 24 घंटे में अगर तुमने मेरा दिल जीत लिया तो समझ लो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का टिकट मिल गया। अब देखते जाओ तुम बस। कुछ घंटे यूं ही बीत जाते हैं। मंजू इंदर के साथ बोटिंग पर आई होती है। कभी इंदर उसको पार्क ले जाता, कभी गाना सुनाता, लेकिन मंजू अभी तक उससे इम्प्रेस नहीं हुई थी। इंदर लास्ट ट्राई करता है और उसे कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है। तभी इंदर चेयर खींचकर मंजू को बिठा देता है और कुछ लाइंस शायरी के साथ बोलता है। अरे तू मुस्कुराती रहे इस तरह, मैं तेरा जी भर कर दीदार करूंगा। तू प्यार से भले ही इनकार कर दे, पर मैं तुझसे ही प्यार करूंगा। ओहो, तो जनाब मुझे इम्प्रेस करने के लिए शायर भी बन गए। अरे ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ मैंने तुम्हारे लिए कितने सरप्राइज प्लान किए हुए हैं जाने मन। अच्छा दिखाओ। ये लो गिफ्ट, और अब जल्दी से इसे ओपन करो। ओ यार वाओ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे जीन्स पहनना इतना पसंद है? वो क्या है ना कि मुझे लड़कियों की पसंद के बारे में कुछ ज्यादा ही नॉलेज है। अब जल्दी जाओ और चेंज करके जल्दी से आओ। थोड़ी देर में मंजू इंदर का दिया हुआ गिफ्ट पहनकर बाहर आती है। यार बड़ी मस्त लग रही हो। ये जो निगाहों से हमारे दिल को हलाल करते हो, करते तो वैसे जुर्म हो, लेकिन कमाल करती हो। वैसे मंजू, अब तो तुम मुझसे इम्प्रेस हो गई ना? ना अभी नहीं, पहले ढंग से प्रपोज तो करो। मोहब्बत के लिए दिल, दिल के लिए आप, आपके लिए हम, हमारे लिए आप। I love you my sweetheart। हाय, I love you too। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों अपनी फैमिलीज में ये बात अपने अपने घर वालों को बता देते हैं। दोनों के ही घर वाले शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। मंजू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है, पर वो शादी के बाद भी जीन्स पहनना बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन मंजू फिर से जीन्स पहन लेती है। तभी उसकी सास अंजना उससे बोलती है, अरे तो फिर आ गई मेरे सामने ये फटी कटी जीन्स पहनकर। आए राम, अरे कोई तो समझाओ इस पागल लड़की को कि ससुराल में लड़कियां साड़ी पहनती हैं, जीन्स नहीं। मम्मी जी आप किस जमाने से हैं? आजकल की लड़कियां तो शादी के बाद शॉर्ट्स भी पहनती हैं। मैंने तो सिर्फ जीन्स ही डाली है। अरे याद रख,
अगर कल से तूने ये जींस पहना ना तो काट डालूंगी तेरे जिन्सों को। पर मम्मी जी जींस में दिक्कत ही क्या है, इट्स फैशन ना। देख, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया कि कल से तुझे कोई जींस नहीं पहनना, समझ गई? अब जा यहाँ से, जाकर घर का सारा काम कर। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मंजू जीन्स पहनकर घर के सारे काम नहीं कर पाती, लेकिन मंजू तब भी जीन्स पहनना नहीं छोड़ पाती थी। वो मार्केट जाकर और सस्ती से सस्ती जीन्स खरीदकर ले आया करती थी। लेकिन इस बार मंजू डिस्काउंट के चक्कर में बहुत ही खराब क्वालिटी की जीन्स खरीदकर ले आती है। ऐसे ही अगले दिन अंजना अपनी बहू को बाजार से सब्जी लाने को बोलती है। मंजू अपनी हाल ही की खरीदी हुई जीन्स पहनकर मार्केट चली जाती है और अचानक से मंजू को चलते चलते फटने की आवाज सी आती है, पर मंजू उस समय उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जैसे ही मंजू सब्जी लेने के लिए नीचे झुकती है, फिर से दोबारा उसे कुछ फटने की आवाज आती है और मंजू अपनी चारों तरफ देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब लोगों को खुद पर वो हंसता हुआ देखती है तो मंजू को दिखाई देता है कि उसकी जीन्स दोनों तरफ साइड की जगह से फट चुकी है और अब मंजू भरी मार्केट में शर्म से लाल हो जाती है और रोते हुए सीधे अपने घर चली जाती है। तभी उसकी सास उसे रोता हुआ घर में आते हुए देख लेती है और बोलती है, कहा था ना तुझे कि छोड़ दे ये जींस विंस पहनना, लेकिन तुझे मानना तो है नहीं, अब पहन। मम्मी जी, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे तुझे जींस पहनने से मना नहीं किया मैंने, पर पहनना ही है तो कम से कम अच्छी क्वालिटी की जींस तो पहन। ये सस्ती फटी कटी पता नहीं कहाँ से बाजारों से उठा के ले आती है। मम्मी जी मुझे अब सब समझ आ गया है, अब मैं ऐसी घटिया क्वालिटी की जीन्स कभी नहीं पहनूंगी, बल्कि आपकी दी हुई अच्छी और महंगी साड़ियाँ पहनूंगी जो टिकाऊ भी रहेंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मंजू अपनी सास की सारी बातें मन लगाकर मानने लगती है और अपनी सास और अपने पति का खूब ख्याल रखती है। साथ ही मंजू अब जीन्स छोड़कर साड़ी पहनना शुरू कर देती है और उसका ये अवतार देखकर उसकी सास और पति दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अर्पिता एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसे सजने संवरने का बहुत शौक था। चाहे खुशी हो या गम, अर्पिता को तो बस अपने मेकअप से मतलब था। उसके परिवार में उसके पिता अरविंद और माँ रिंकू देवी रहा करते थे। ऐसे ही एक सुबह अर्पिता की माँ उसको जगाने के लिए उसके कमरे में आती है। अरे बेशरम, कब तक सोती रहेगी, उठ जा। क्या है मम्मी, सुबह सुबह प्रवचन देना शुरू हो जाते हो यार। अरे प्रवचन न करूँ तो क्या तेरी पूजा करूँ? तुझसे ये तो होता नहीं कि सुबह उठकर नहा धोकर पूजा कर लूँ, माँ के किचन में मदद कर दूँ, सारा दिन बस लाली लिपस्टिक पोते रहती है। क्या है माँ, सुबह सुबह मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। और मेकअप करना मुझे कितना पसंद है, आप जानती है ना। हाँ हाँ पता है, ये जो सिंगारदानियाँ भर भर के रख रखी है ना तूने, दिख रहा है सब। ऐसे ही समय बीतता रहता है और थोड़े ही दिन बाद अर्पिता के लिए एक वंश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वंश दिल्ली की एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था और वंश के परिवार में उसकी विधवा माँ मनोरंजन देवी और दादी माँ कमला देवी रहा करते थे। वो अपने परिवार के साथ अर्पिता को देखने उसके घर आता है। अर्पिता सज धज कर सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और मनोरंजन देवी और कमला देवी के पैर छूती है। दोनों के घर वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही महीनों बाद उनकी बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है। ऐसे ही एक दिन अर्पिता अपने ससुराल में बहुत देर तक सो रही थी। तभी उसकी सास उसको जगाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं, जो अब तक सो रही है।
अरे उठकर काम कर घर का। जी माँ जी, वैसे भी मेरी ब्यूटी स्लीप पूरी हो गई। अर्पिता उठकर तुरंत शीशे के सामने जाती है और लिपस्टिक लगाने लगती है। ये देखकर उसकी सास उससे बोलती है, अरे दुनिया उठकर सुबह सुबह अपना नहाना धोना करती है, जंगल पानी जाती है, और यहाँ ये महारानी उठते ही लाली पोतने लग जाती हैं। माँ जी, आपको क्या परेशानी है मेरे मेकअप से? मैं चाहे उठकर करूँ, सोकर करूँ, नहाकर करूँ, जैसे मर्जी करूँ। काम करने से थोड़ी ना मना किया है मैंने। और प्लीज आप मुझे ना ये लाली पाउडर लगाने से मना नहीं कर सकती। अरे ये मेरा घर है और यहाँ सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करके तब कोई काम शुरू होता है। अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के नियम के हिसाब से रहना होगा। तो माँ जी, मेरा भी यही नियम है कि मैं रोज सुबह उठकर मेकअप करती हूँ, तो मैं आपके नियम मान लेती हूँ और आप मेरे मान लीजिए। अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे? अपनी सास से जबान लड़ाती है। शर्म तो चोर बाजार में बेच खाई है तूने। हाँ जी, बिल्कुल बेची है। आप खरीद कर नहीं ला दो ना, अगर कहीं से मिल रही है तो मैं रख लूंगी उसे अपने पास। अरे तुझे कुछ समझाना मतलब दीवार में सिर मारना। पता नहीं किस सिंगारदानी को मैंने अपना बहू बना लिया। अर्पिता दी क्वीन, और मैं हमेशा ही ऐसे रहूंगी। मनोरंजन देवी बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन अचानक अर्पिता की दादी सास की तबीयत खराब हो जाती है। वंश और उसकी माँ उनको लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ अर्पिता हैवी मेकअप करके हॉस्पिटल पहुँचती है, जिसे देखकर वंश और मनोरंजन देवी को बहुत तेज गुस्सा आता है। अरे नास पीटी, शर्म नहीं आती क्या तुझे? अरे यहाँ कोई पार्टी हो रही है जो ऐसे जागरण की झांकी बनकर आई है, बेहया कहीं की। माँ जी, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे बोलने का और ताने देने का। अरे कम से कम जगह और माहौल तो देख लो। अरे तुझे बड़ी पड़ी है ऐसे माहौल की। अगर इतने ही सोचने समझने की शक्ति होती ना तुझमें, तो ऐसे न आती बनकर। देखिए माँ जी, आपको जो भी बोलना है ना घर जाकर बोलना। अरे अपना नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। हॉस्पिटल है ये, हॉस्पिटल। वंश दोनों को ऐसा लड़ता देख वो अर्पिता को साइड में ले जाता है और उससे बोलता है, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। यार कम से कम माहौल के हिसाब से कुछ भी पहना या सजा धजा करो। तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे हॉस्पिटल नहीं किसी पार्टी में जा रही हो। चाहे कुछ भी हो जाए वंश, मुझे जो अच्छा लगता है ना मैं वही करूंगी, और मैं ऐसे ही सजूंगी संवरूंगी। और दादी की तबीयत खराब है, इसका दुख मेरे दिल में है, ना कि मेरे चेहरे पर। तो आप दोनों ना मुझे सुनाना बंद कर दीजिए। अर्पिता वहाँ से घर चली जाती है और हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि उनकी दादी अब नहीं रही। थोड़े ही समय बाद वंश और उसकी माँ कमला देवी की लाश को लेकर घर पहुँचते हैं, जहाँ पर सभी मेहमान और पड़ोसी लोग आ जाते हैं। सभी लोग वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। वंश और उसकी माँ दोनों कमला देवी की लाश के पास बैठे होते हैं। तभी वहाँ सजी धजी अर्पिता रोते हुए आती है और रोते रोते कहती है, दादी, दादी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद ये घर बहुत सूना हो गया। दादी वापस आ जाओ ना। अरे आप सब देखो जरा इसको, कौन कहेगा कि इसे कुछ फर्क पड़ा है? अरे ऐसे मैयत वाले माहौल में भी महारानी बनकर आई है। अरे कुछ तो शर्म किया होता तूने। माँ जी क्या है आपको? यार दादी जी चली गई और आपको मेरे मेकअप की पड़ी है। अरे पता नहीं कैसे हिम्मत हो जाती है ऐसे लोगों की कि ऐसे समय में खुद को शीशे में निहार लें। अरे कोई मरे या जिए, महारानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जी एक बात बताओ, अगर मैं मेकअप करके नहीं आती तो क्या दादी जी जिंदा हो जाती? बताओ मुझे, बताओ, क्या मुझे गले लगा लेती उठकर? कुछ देर बाद कमला देवी का अंतिम संस्कार हो जाता है और ऐसे ही समय बीतता रहता है। अर्पिता अपनी इस आदत से बाज नहीं आती। वो हर टाइम मेकअप में ही रहा करती थी और वो सस्ते महंगे हर तरीके के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करती थी।
जिसके चलते धीरे धीरे उसकी स्किन खराब होना शुरू हो गई थी। उसके चेहरे पर छोटे छोटे लाल दाने और ड्राई पैचेस आना शुरू हो गए थे, जिन्हें उसका मेकअप भी कवर नहीं कर पाता था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर और भी ज्यादा मेकअप करने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप सही कहती थी, मैंने जरूरत से ज्यादा मेकअप कर करके अपने चेहरे का ये हाल कर लिया और अपनी असली खूबसूरती को खो दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी हेल्प कीजिए ना प्लीज। हाँ तो हम क्या करें? अरे आप जाओ और करो अपनी मन की और करो ये सब। तुझे ना तो खुशी दिखती है ना गम, बस मेकअप ही करना है। तो बस जा और रो क्यों रही है इस बात पर इतना? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे जरूरत से ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए था। देखिए ना मेरी क्या हालत हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वंश और मनोरमा अर्पिता को माफ कर देते हैं और उसे एक अच्छे स्किन डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। थोड़े ही समय बाद उसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब अर्पिता मेकअप को त्याग कर सादा और सिंपल जीवन व्यतीत करने लगती है। साथ ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कृतिका एक अनाथ लड़की थी और वो बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी थी। वैसे तो वो हर काम में निपुण थी, पर उसमें बस एक ही कमी थी, वो ये कि बचपन से ही उसकी गर्दन बहुत ही छोटी थी, जिसके कारण लोग उसको बिना गर्दन वाली लड़की कहा करते थे। उसका पालन पोषण मंदिर के पुजारी ने किया था। ऐसे ही एक दिन मंदिर में एक बहुत ही अमीर आदमी जिसका नाम वीर सिंह होता है, वो वहाँ आता है और कृतिका को मंदिर में भजन करता देख वो मन ही मन सोचता है, क्या मधुर भजन गा रही है ये बच्ची। मेरे बिगड़े बेटे और बिगड़ी बीवी के लिए ये लड़की सबसे बेस्ट रहेगी। पंडित जी जरा सुनिए, ये जो बच्ची भजन गा रही है इसका नाम क्या है? जी इस बच्ची का नाम कृतिका है। बेचारी अनाथ है, मैंने ही उसका पालन पोषण किया है और वो बहुत गुणी है। हाँ जी वो तो दिख ही रहा है, कितना मधुर भजन गा रही है। वीर सिंह के परिवार में उसका बेटा अमन और पत्नी संजना होते हैं। ऐसे ही थोड़े दिन बाद वीर सिंह पंडित जी से मिलकर कृतिका और अमन की शादी फिक्स कर देते हैं। अमन और उसकी माँ को कृतिका बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वीर सिंह के जबरदस्ती करने पर वो दोनों मान जाते हैं। ऐसे ही शादी का समय आता है, जहाँ अमन जयमाला लेकर कृतिका की तरफ बढ़ता है और बोलता है, अरे जयमाला कहाँ डालूं? गर्दन तो है ही नहीं इसकी। अरे बेटा कोशिश कर, कहीं तो अटक ही जाएगी। जैसे ही अमन कृतिका को माला पहनाता है, वो सरक कर उसके पैरों में आ गिरती है, जिसे देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो फिर से कोशिश करता है और जैसे तैसे दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह कृतिका पूजा करने लगती है और जोर जोर से घर में भजन गाती है, जिसका शोर सुनकर उसकी सास वहाँ आकर उससे बोलती है, अरे बंद करो ये पूजा पाठ का ड्रामा। माँ जी आपको भजन अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं बहू, आज पहली बार ये लोग अच्छी चीजें सुन रहे हैं ना, वरना हर सुबह यह कभी डिस्को कभी खिसको यही चलता है चूहे बिल्ली की आवाज में। What do you mean, मिस्टर वीर सिंह? आप हमारे वेस्टर्न म्यूजिक को चूहे बिल्ली की आवाज कहते हैं? आपका म्यूजिक? अरे बुरा मत मानिए श्रीमती जी, जैसे पराई बीवी अपने घर में लाने से अपनी नहीं हो जाती ना, वैसे ही पराई देश का म्यूजिक अपने देश में बजाने से अपना नहीं हो जाता। अरे इस 2 टके की लड़की के लिए हमसे बहस करते हो आप? ऐसी बात नहीं है सासू माँ, पुजारी जी कहते थे कि सुबह सुबह भगवान का नाम लो ना तो सारा दिन शांति और सुकून से बीतता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन संजना अपने घर पर किटी पार्टी रखती है, जिसमें उसकी 3 दोस्त अंजना, कोमोलिका और शिप्रा
उनको वो बुलाती है। कृतिका उनके स्वागत में बहुत सारा अच्छा खाना बनाती है और सभी लोगों को सर्व करती है। तभी कमोलिका कृतिका की गर्दन देखकर बोलती है, ओ संजना बेब, तू ये क्या जोकर से बहू उठाकर ले आई अपने घर में? हमारा अमन बेबी तो कितना हॉट और सेक्सी दिखता है, और तू ये बिना गर्दन की बहू ले आई। अरे यार, तुम सब चिंता मत करो। उस टाइम मेरी मजबूरी थी। मेरे पति ने जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी इस नालायक से करवाए हैं, मगर मैं ज्यादा टाइम तक इसे रहने नहीं दूंगी इस घर में। कृतिका उन सब की सारी बातें सुन लेती है और रोते हुए अपने कमरे में जाती है। उसको ऐसा रोता हुआ देखकर उसके ससुर उसके कमरे में जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बहू, क्यों रो रही है? कुछ नहीं बाबूजी। मैं जानता हूँ कि यहाँ तुझे कोई पसंद नहीं करता। तेरी इस गर्दन की वजह से सब तेरा मजाक बनाते हैं। बेटा, तुझे एक चीज समझनी होगी कि लोगों की इस छोटी सोच पर ध्यान नहीं देना है। तुझे खुद के लिए मजबूत बनना होगा। जी बाबूजी, ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और संजना अपने बेटे अमन के साथ बैठकर बातें कर रही होती है और उससे बोलती है, अमन बेटा, मैंने एक प्लान सोचा है उस गंवार बिना गर्दन वाली को रास्ते से हटाने का। हाँ माँ, तंग आ गया हूँ मैं उससे। कैसे भी करके उसे रास्ते से हटा दो और मुझे आजाद कर दो मॉम, प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बाद संजना कृतिका के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। तभी कृतिका अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं आप? हमेशा के लिए तुझे यहाँ से विदा करने। मैं कुछ समझी नहीं। अरे सीधी बात बताऊं तो तुझे तेरी मौत के पास ले जा रही हूँ। अब क्या कह रही हैं सासू माँ? तुझे एक सुनसान जंगल में छोड़ दूंगी ताकि तू हमारे घर कभी ना आ पाए। संजना कृतिका से बात करने में लग जाती है और अचानक सामने से आते हुए एक कार से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद आसपास के सभी लोग वहां आते हैं और कृतिका और संजना को पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, जहां डॉक्टर उन दोनों का इलाज करते हैं। कुछ देर बाद दोनों के परिवार वाले वहां आते हैं और कुछ ही समय में कृतिका को होश आ जाता है। डॉक्टर बाहर आकर सबको बताते हैं, जी देखिए, कृतिका जी को होश आ गया है और वो बार बार अपनी सास को याद कर रही है। डॉक्टर, कृतिका ठीक है ना? जी कृतिका तो ठीक है, लेकिन आपकी वाइफ को बहुत चोट लगी है, जिससे उनका बहुत सारा खून बह गया है और हमें ब्लड की जरूरत है। डॉक्टर, तो आप मेरा खून दे दीजिए मेरी मोम को। क्या आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है? नहीं। हमें बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, हमारे हॉस्पिटल में अभी नहीं मिल रहा है। तभी कृतिका धीरे धीरे वहां आ जाती है और डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, आप मेरा खून मेरी सासू माँ को दे दो, पर उनकी जान बचा लो। आपको आपका ग्रुप पता है? जी मैं नहीं जानती, पर आप चेक कर लीजिए और मेरी सासू माँ को बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कृतिका का ऐसा बर्ताव देखकर अमन की नजरें शर्म से झुक जाती है और डॉक्टर कृतिका के ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं और जांच में कृतिका का ब्लड बी पॉजिटिव पाया जाता है। डॉक्टर उसकी सास को ब्लड चढ़ा देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद संजना को होश आता है, लेकिन संजना के गर्दन में इंजरी के कारण डॉक्टर उसके गले में कुछ महीनों के लिए पट्टा बांध देते हैं। इस तरह कुछ समय बाद वो लोग हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं और कुछ महीनों तक संजना को गर्दन में पट्टा लगाकर व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। तभी उसका पति उससे बोलता है, श्रीमती जी, देखा आपने कैसे भगवान के समय का पहिया घूमा। अपनी बहू को उसकी गर्दन के लिए ताने देती थी ना तुम, और आज तुम खुद ही देख लो किस जगह हो। हाँ वीर जी, मुझे माफ कर दीजिए आप। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं हमेशा से उसके साथ बुरा करती रही, लेकिन उसने मुझे हमेशा अपनी माँ की तरह समझा। इस तरह संजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है
और कृतिका का अपनी सास के प्रति सेवा भाव देखकर अमन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। संजना धीरे धीरे ठीक हो जाती